नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की क्या क्या मेथड है। तो वैसे तो बहुत सारी मेथड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, बहुत सारी मेथड है, लेकिन मुख्य रूप से मेन जो दो मेथड यूज होती है उसमें पहला मेथड है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और दूसरा मेथड है, इस मेथड के और भी नाम है जो हम आपको अभी बताएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और सेकंड मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड के भी और भी नाम है, इसके भी और भी नाम है। तो ये दो मेथड हमको मेन मुख्य रूप से पढ़ना है। तो इसमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड सबसे पहले आज हम आपको बता रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के बारे में, कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है और इसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के और भी नाम है, तो इसको हम दूसरे और जो नाम से बोलते हैं वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक और नाम है इसका स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक जो अभी हम लिखे थे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इन तीनों का मतलब एक ही है, एक ही मेथड के नाम है ये तीनों। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मेथड में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे, हर साल एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन एसेट्स की कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब हर साल एवरी ईयर एनुअल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करने के कारण एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन यानी कि हर साल का डेप्रिसिएशन जो होगा वो सेम होगा, इसलिए उसमें हर साल का डेप्रिसिएशन एक जैसा होने के कारण उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहता है इस मेथड में। क्यों? क्योंकि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड इसको क्यों बोलते हैं? कि आप यदि इस मेथड में डेप्रिसिएशन को डायग्राम में शो करें, ग्राफ पेपर पे शो करें, तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम होने के कारण आपका उसमें एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर साल मान लीजिए आप डेप्रिसिएशन 10,000 शो कर रहे हैं, तो हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 आने के कारण आप उसको स्ट्रेट लाइन, इसकी लाइन ये खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी कि हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 10,000। तो आप इसको डायग्राम में शो करें तो उसका स्ट्रेट लाइन बनता है डेप्रिसिएशन का, इसलिए उसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, कि यदि क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, यदि हमको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो देखिए आप, एनुअल
डेप्रिसिएशन, यानी जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो एनुअल साल भर का कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से। तो वो फॉर्मूला है एसेट्स की कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ एसेट, या आप इसको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट भी बोल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस उसका रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, कि हम उसकी लाइफ एंड होने के बाद बेचें तो कितना रुपए हमको रियलाइज हो सकता है, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। तो ये वैल्यू हमको यदि क्वेश्चन में दी हुई है तो हम उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ये भी हमको क्वेश्चन में दिया रहता है कि एसेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, वो कितने साल तक वर्क कर सकती है, तो वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए एसेट्स की कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, एसेट्स की कॉस्ट प्राइस है 1 लाख और उसका अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, लेकिन हमको उसका एस्टिमेटेड लाइफ दे दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ मान लीजिए आपको दिया हुआ है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, और इसका स्क्रैप वैल्यू भी यदि मान लीजिए दे दिया हमको, स्क्रैप वैल्यू या उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। अब रेसिडुअल वैल्यू इसमें मान लीजिए आपको दी हुई है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। तो अब हम इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, एसेट की कॉस्ट में उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिया हो तो वो भी ऐड हो जाता है, उसको लाने का कोई भाड़ा नहीं, कैरेज वगैरह दिया हो तो वो भी ऐड हो जाता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल इसके बारे में पढ़ा था। तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ जो हमको दी हुई है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख माइनस 10,000 अपॉन 10, यह आ गया इसका डेप्रिसिएशन 9,000। तो एवरी ईयर, हर साल हम इस मशीन पे डेप्रिसिएशन 9,000 चार्ज करेंगे, ईयरली डेप्रिसिएशन। यदि हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला हमारा डेप्रिसिएशन के लिए यूज होगा। अब यदि हमको इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो तो अब हम कैसे करेंगे, तो उसको भी हम आपको बता रहे हैं कि यदि हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो ऐसे कंडीशन में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। इफ rate of depreciation is given, यदि हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है क्वेश्चन में, तब फिर हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है 1 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है 10%, और इसका अपने को स्क्रैप वैल्यू वगैरह कहीं कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सीधा सीधा इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे एनुअल, और इसमें ये जो रेट दिया रहता है वो रेसिडुअल वैल्यू वगैरह एडजस्ट करके दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। एसेट्स की कॉस्ट है 1 लाख, रेट है 10% और डेप्रिसिएशन
10% चार्ज कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये, 10,000 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। तो इस मेथड में हर साल आपका डेप्रिसिएशन यही रहेगा। अब इसमें एक चीज और समझना है हमको कि इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन एसेट पे तब तक चार्ज करते हैं जब तक एसेट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। यदि एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। यदि मान लीजिए एसेट 1 लाख की, यदि हम एवरी ईयर 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे तो 10 साल बाद उसका वैल्यू घटते घटते कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और यदि एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो उस पर डेप्रिसिएशन हम कब तक चार्ज करेंगे, जब तक एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होके कम होकर स्क्रैप वैल्यू के बराबर न रह जाए। यदि मान लो एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और एसेट्स है 1 लाख की, तो जब तक उस एसेट्स का बैलेंस 10,000 रुपए ना बच जाए तब तक हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब उसकी वैल्यू कम होकर स्क्रैप वैल्यू के बराबर आ जाती है उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और यदि स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कब तक चार्ज करेंगे, जब तक उसकी वैल्यू रिड्यूस होके 0, जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह हम आपको बता चुके हैं। एसेट्स को जब हम बेचते हैं या मतलब सेल करते हैं या हटा देते हैं तब उसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी सेलिंग प्राइस, एसेट्स की जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है उसके रिटर्न डाउन वैल्यू से। और हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब एसेट्स की कॉस्ट प्राइस में से, एसेट्स की कॉस्ट प्राइस में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए पूरा बेचने की डेट तक का, तो जो वैल्यू आएगा वही रिटर्न डाउन वैल्यू होता है। उसको फिर कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमको प्रॉफिट होगा और सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस तो हमको लॉस हो जाएगा। अब जैसे एक आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, मशीन अकाउंट, इस चैप्टर में ज्यादातर हमको एसेट्स अकाउंट ही बनाना रहता है और यदि डेप्रिसिएशन भी अकाउंट बोलता है तो वो भी बना सकते हैं क्योंकि जर्नल एंट्री हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, उसी के बेस पे इसमें पोस्टिंग हमको करना रहता है। इसमें 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, छोटा सा कॉलम जर्नल फोलियो और ये अमाउंट। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीस की एसेट्स खरीदी, मशीन परचेज की, तो जनरल एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब बड़ा अमाउंट है तो हमको बैंक वर्ड ही यूज करना चाहिए। तो हमने मान लो एसेट्स खरीदी 2012 अप्रैल 1 को, तो यहां आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 1 लाख। और यदि उसमें उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया हुआ है, कैरेज वगैरह दिया है लाने का, तो सब इंक्लूड कर देना चाहिए। तो ये हमने एसेट्स परचेज किया 1 अप्रैल को, एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीन अकाउंट में आएगा टू बैंक का नाम। अब डेप्रिसिएशन चार्ज कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और मान लीजिए डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000 आएगा।
उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है ये भी हम बता चुके हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो यहां पर हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेट 2013, अप्रैल 12 को स्टार्ट हुआ है तो ईयर हमारा एंड होगा मार्च 13, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट हमने क्रेडिट किया जर्नल में तो उसके क्रेडिट में आ जाएगा डेप्रिसिएशन का नाम, और अमाउंट 1 लाख की एसेट है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन है तो 1 लाख का 10% 10,000। उसके बाद उसको बैलेंस कर दिया जाता है, यानी कि दोनों तरफ का डिफरेंस निकाल के क्लोज कर देंगे बैलेंस कैरी डाउन से, तो 1 लाख माइनस 10,000 कितना होगा 90,000। इक्वल करने के लिए हम इसको क्लोज करने के लिए बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना, तो 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000। ये हमने इसको क्लोज कर दिया फर्स्ट ईयर को। अब सेकेंड ईयर में सबसे पहले हमको ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। कौन सी डेट को 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 को हमने क्लोज किया, तो उसके बाद वाली डेट कौन सी होती है 1 अप्रैल 2013, 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन आगे ला रहे हैं, पिछले बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड किए 90,000, ये बैलेंस हमने यहां पर ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया। अब ये हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पढ़ रहे हैं तो इसमें हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, यानी कि 1 लाख पे कैलकुलेट होगा, तो फिर डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% वही आएगा 10,000। 2013 की जगह अब 2014 अप्रैल 13 को स्टार्ट हुआ तो एंड होगा 2014 मार्च 31, यानी कि 31 मार्च। सेम वही एंट्री वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो सेम वही एंट्री होगा बाय डेप्रिसिएशन। और मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में और कोई एक और मशीन परचेज कर लेते तो क्या होता, तो हम यहां पे उस मशीन को और लिख देते टू बैंक अकाउंट। मान लो हमने 50,000 का एक मशीन और खरीद लिया तो ये 50,000 यहां पे लिख देंगे, और मान लो इसको हमने खरीदा है 1 अक्टूबर को तो ये 1 अक्टूबर 2013। ये बीच में यदि हम और कोई मशीन खरीद लेते हैं तो उसकी भी एंट्री यहां पर आ जाएगी। नहीं खरीदते तो केवल जो एक मशीन है बस उसी का ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे हम। तो हमने मान लो एक मशीन और खरीद ली, तो अब कैसे करेंगे, तो अब हमारे पास 2 मशीनें हो गई है तो हमको 2 मशीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2014 को। पहली मशीन का तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000, और सेकेंड मशीन 50,000 उसका 10%। और यदि हमको रेट पर एनम दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना है कि इस मशीन का परचेज करने के बाद इस करंट ईयर में कितना यूज हुआ। 1 अक्टूबर को परचेज किए और अकाउंट क्लोज हो रहे 31 मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ यूज किया है। तो 50,000 का 10% हम करेंगे तो ये तो पूरे होल ईयर का आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो 6 मंथ का निकालना है इंटू 6/12, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 2,500।
6 मंथ का, और वर्ष के बिगनिंग में ही परचेज कर लेते हैं तो पूरे साल भर का लगा देते हैं। लेकिन सितंबर 1 अक्टूबर को परचेज किया है तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ। यदि मान लो 3 महीना यूज होता तो 3 महीने का लगाते, 6 महीने यूज हुआ है तो 6 महीने का चार्ज करेंगे। इसके बाद हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बैलेंस 31 मार्च को बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन 90,000, उसका बिगिनिंग में बैलेंस था 90,000 और उसका हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10,000। तो अलग अलग बैलेंस निकालना है, बाहर में पूरा 1 साल, लेकिन अंदर में आप अलग अलग बैलेंस निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 90,000 माइनस 10,000 यानी कि 80,000। ये 90,000 पहली मशीन का ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस कीजिए तो उसका बैलेंस आएगा 80,000। ये अलग अलग निकालने का बेनिफिट हमको तब होता है कि जब हम बेचते हैं तो अलग अलग हमारा कैलकुलेशन किया हुआ रहता है, तो बेचते समय आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। अब सेकेंड मशीन है 50,000, उसका डेप्रिसिएशन 2,500 है, तो 50 में से ये माइनस करना है हमको 2,500, तो अमाउंट आ जाएगी 47,500। अब टोटल बैलेंस आ गया 1,27,500, 1,27,500, 1,27,500। आप इन दोनों को ऐड करके ये दोनों माइनस कीजिए तो यही आएगा बैलेंस। हमने अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ दिया। इसके बाद टोटल इक्वल, टोटल हो गया 1,40,000। ये टोटल हो गया। और जैसे हमको 2 साल का बनाना है तो थर्ड ईयर में ये बैलेंस को छोड़ दीजिए ले जाके 2014, मार्च 14 के बाद अप्रैल 14 आता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,500। और यदि हम बीच में कोई एसेट को बेच देते हैं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। पहले साल रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया 90,000, दूसरे साल फिर डेप्रिसिएशन माइनस किए तो ये जो आया इसी को रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। यदि आप उससे ज्यादा में बेच दोगे तो प्रॉफिट और उससे कम में बेचोगे तो लॉस। तो यदि बीच में हम कोई एसेट को बेच देते हैं तो उस पर प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है ये हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, आप उसमें से देख सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको फिर इंस्टॉलमेंट मेथड का जो बेसिक मैंने आज बताया है वो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी जिनको इसकी जरूरत है उनको भी आप ये वीडियो आगे भेजिए, उनको भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।